देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ के सामने मौजूद है दोस्तों। चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार ने कुछ इस तरीके से पूरी बीजेपी की तैयारियों को हिला डाला दोस्तों, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को खुद की सरकार होने के बावजूद टापू पर सारे विधायक भेजने पड़े। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और राज्यसभा के चुनाव को लेकर आज क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के विधायकों से बात करने के लिए चोरी छुके जैसे ही डीके शिव कुमार के रेंज में आए दोस्तों, शिव कुमार ने तुरंत इनको गिरफ्तार करवा दिया। बताएंगे कैसे राज्यसभा के चुनाव से पहले जबरदस्त तरीके का ड्रामा जारी है दोस्तों, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है विपक्ष को सारे मतभेद भुलाकर आपस में एकजुट हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से एकजुट होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हर कोने से हराया जा सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार ने राज्यसभा के अंदर उड़ीसा की एक सीट कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में डालने का वादा किया है दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के 10 विधायकों को उड़ीसा से कर्नाटका लेकर आया गया और इसके बाद डीके शिव कुमार के रिजॉर्ट में ये सब के सब कांग्रेस के विधायक मौजूद है दोस्तों। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक से कोई भी बाहर वाला संपर्क ना कर सके और कोई लेन देन का खेल ना हो, यानी खरीद फरोख्त का खेल ना हो। और डीके शिव कुमार के निगरानी में जैसे ही सारे नेता पहुंचे दोस्तों, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उड़ीसा में फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चौथी सीट को लेकर जबरदस्त तरीके का हंगामा जारी है दोस्तों। ऐसे में माना जा रहा था कि क्योंकि उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बीजेपी के जो 82 निर्दलीय का लगाकर विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को कहीं नहीं भेजेगी, क्योंकि बीजेपी को विधायक टूटने का डर नहीं लगता दोस्तों। लेकिन ये बातें एकदम कोरी अफवाह और कोरी झूठ है, क्योंकि जैसे ही डीके शिव कुमार ने कर्नाटका से मोर्चा संभाला वैसे ही बीजेपी के अंदर पूरी तरीके से हड़कंप मच गया दोस्तों। सोचिए आज राज्यसभा का चुनाव है, उससे एक दिन पहले ये खबर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दो नहीं अपने पूरे के पूरे उड़ीसा के 82 विधायकों को एक टापू पर भेज दिया ताकि डीके शिव कुमार और कांग्रेस पार्टी संपर्क ना कर सके। अपडेट यह है दोस्तों कि बीजेपी ने उड़ीसा के पारादीप के एक होटल में अपने सारे विधायकों को ट्रांसफर कर दिया दोस्तों, शिफ्ट कर दिया और सुरक्षा भी लगा दी गई। कुल मिलाकर बेंगलुरु से डीके शिव कुमार सबसे संपर्क साध रहे हैं, इस तरीके के आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि खेल उनके हिसाब से चलेगा, लेकिन जब डीके शिव कुमार मैदान में कूदते हैं दोस्तों तो बीजेपी वाले आज तक तो जीत नहीं पाए। और आज भी ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राज्य में सरकार होने के बावजूद अपने राज्य के अंदर लोगों को, अपने विधायकों को टापू पर भेज रही है ताकि कोई विधायक टूट ना जाए। इससे पता चल रहा है कि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी ने शुरू की है दोस्तों, उस राजनीति में कांग्रेस पार्टी को भी पूरी तरीके से सफलता मिल रही है। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से बीजेपी के मन में विधायक टूट जाने का खौफ पैदा कर रही है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना गेम आगे बढ़ाया है, यानी जो कांड बीजेपी के लोग पहले करते थे कांग्रेस पार्टी भी धीरे धीरे करके एक्सपर्ट बनती जा रही है। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के विधायकों को एक साथ टापू पर ट्रांसफर कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उड़ीसा को लेकर काफी तेज तर्रार तरीके से काम कर रही है। पार्टी को पता है कि उड़ीसा में चौथी सीट अगर जीतेंगे तो बीजू जनता दल इंडिया गठबंधन में आ जाएगा, क्योंकि बीजू जनता दल को पता चल जाएगा कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के बिना हराया नहीं जा सकता। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार उड़ीसा में चौथी सीट तो बीजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को ही लाकर देंगे, क्योंकि इस तरीके की राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं डीके शिव कुमार। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की डीके शिव कुमार के आगे बीजेपी नहीं टिक पाएगी और चौथी सीट उड़ीसा के अंदर कांग्रेस के खाते में जाएगी तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। यहां तक कि डीके शिव कुमार के एरिया में आकर कांग्रेस पार्टी के विधायकों से संपर्क साधने तक की कोशिश की गई दोस्तों। इसके बाद डीके शिव कुमार की पुलिस ने जबरदस्त तरीके का कांड कर दिया। अपडेट यह है कि कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि उड़ीसा के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपए का लालच दिया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट करने के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिदादी के एक रिजॉर्ट के अंदर, यानी जहां पर हमारे विधायक मौजूद है, उड़ीसा के विधायक जहां कर्नाटका में मौजूद है, वहां पर 4 लोग विधायकों से मिलने के लिए अचानक से आ जाते हैं और कांग्रेस के विधायकों को 5-5 करोड़ का चेक बांटा जा रहा था। इसके बाद डीके शिव कुमार ने बताया कि हमने 4 में से 2 को तुरंत गिरफ्तार करवाया और पुलिस ने विधायकों को दिए गए चेक को भी जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कर ली है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये चारों के चारों किसके कहने पर यहां पर आए थे, इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस की जानकारी देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि ये लोग हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं और खासकर राज्यसभा के चुनाव को जीतने के लिए हर स्तर पर उतरकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम इनको इस मामले में भी बुरी तरीके से हराएंगे दोस्तों। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए उड़ीसा के सारे विधायक जाते हैं दोस्तों। इस पर मीडिया वाले सवाल पूछते हैं डीके शिव कुमार से कि मल्लिकार्जुन खड़गे
खड़गे से विधायक मिलने के लिए क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि विधायक खड़गे जी से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे और उड़ीसा आज वो सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। इसके बाद शाम तक वोट के नतीजे सामने आ जाएंगे, यानी राज्यसभा की सीट कांग्रेस पार्टी के ही खाते में जाएगी। और जब मैटर डीके शिव कुमार के हाथ में आ चुका है तो इसका सीधा मतलब यह है कि मैटर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगा, यानी मामला जब डीके शिव कुमार संभालते हैं तो ऐसा माना जाना चाहिए कि फैसला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ चुका है। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि 5-5 करोड़ का चेक दिए जाने का जो मामला है, इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी को सही से जांच पड़ताल करानी चाहिए और उन सारे लोगों का पता करना चाहिए कि जिनके कहने पर ये चेक बांटे जा रहे थे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति के नाम पर 60 लाख लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बोला गया था, कागजात जमा करने के लिए बोले गए थे। दोस्तों इस पूरे मामले पर अपडेट ये है कि 60 लाख संदिग्ध दस्तावेजों की जांच होनी है, जिसका जिम्मा जिन न्यायिक अधिकारियों को दिया गया है वे लोग काफी दबाव में है। प्रक्रिया में शामिल झारखंड से आए एक न्यायिक अधिकारी यानी जुडिशियल ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोजाना कम से कम 300 मामले का निपटारा करना पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल के अंदर 550 अधिकारियों के अलावा उड़ीसा और झारखंड के करीब 200 अधिकारी यहां पर काम कर रहे हैं। बांग्ला में कई जगह पर कुछ उपनाम यानी सरनेम जो होता है दो तरीके से लिखे जाते हैं। इसमें बनर्जी या बंदोपाध्याय, मुखर्जी या मुखोपाध्याय, चटर्जी या चट्टोपाध्याय की तरह लिखा जाता है, यानी अंग्रेजी में बनर्जी का अनुवाद के दौरान बांग्ला के बंदोपाध्याय करने के कारण वैसे नाम तार्किक विसंगति की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन ये फर्क वही कर सकता है जो बांग्ला को जानता है, यानी सबको इस बारे में नहीं पता है कि बंगाल के अंदर अलग अलग सरनेम को अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है, यानी बनर्जी और बंदोपाध्याय एक ही चीज है, चटर्जी और चट्टोपाध्याय एक ही चीज है और इन बातों को जानने के लिए वहां का व्यक्ति होना जरूरी है। ऐसे में अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, जुडिशियल ऑफिसर आए हैं दोस्तों, जिस कारण से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही है। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर ये बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें अब एक राज्य है दोस्तों केरल, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और ऐसे में केरला के अंदर हर बार 5 साल में पहले सरकार बदलती थी, लेकिन पिछली बार सरकार नहीं बदली, जिस कारण से 10 साल से लगातार लेफ्ट पार्टी की सरकार चल रही है और जनता के बीच में जिस तरीके का गुस्सा नजर आने लगा है उसके बाद अब लेफ्ट पार्टी लगभग चुनाव हार चुकी है। वो इस बात को खुद भी स्वीकार करने लगे हैं और ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो ये कि चुनाव आयोग ने केरल के साथ में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। केरल में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच में सीधा मुकाबला है। ऐसे में दोस्तों सीपीआईएम पार्टी को पता चल चुका है, तमाम सर्वे में बताया जा रहा है कि ये हार के कगार पर पहुंच गए हैं। अब इनको सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से अब सीपीआईएम वाले कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे बीजेपी और एनडीए गठबंधन का ग्राफ थोड़ा केरल में बढ़े। अगर ऐसा होता है तो जो सीपीआईएम पार्टी के खिलाफ वोट है यानी एंटी इनकम्बेंसी का वोट है दोस्तों, सत्ता विरोधी लहर का वोट है, वो यूडीएफ पार्टी से अलग हो जाएगा और इसका फायदा एलडीएफ वालों को मिल जाएगा। यानी एलडीएफ की जो रणनीति है उसे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन जितना ज्यादा वोट इकट्ठा करेगी उतना एलडीएफ वालों को फायदा मिलेगा। लेकिन तमाम सर्वे में बताया जा रहा है कि केरलम के अंदर अब चुनाव पूरी तरीके से बदल चुका है और यूडीएफ पार्टी इस बार सत्ता हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बार बार केरल का दौरा कर रहे हैं क्योंकि उनको सबसे ज्यादा उम्मीद केरल से ही है दोस्तों। आम जनता भी लगभग वोट का इंतजार ही कर रही थी और जैसे ही अब घोषणा किया गया है कि चुनाव कराए जाएंगे, पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि लेफ्ट की सरकार जा सकती है। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मुंबई के अंदर एक बड़ी मुलाकात की है दोस्तों और तस्वीर भी शेयर की है। अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मुंबई मिलन यानी मुंबई में मिलन हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सलमान खान से मुलाकात किया है और वो जो टैगलाइन लिखते हैं दोस्तों अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि मुंबई मिलन यानी मुंबई में मिलन हुआ है, बातचीत हुई है। अब ऐसे में सवाल अलग अलग तरीके के हैं दोस्तों। कई लोगों का मानना है कि ये मामला 2 कदम और ज्यादा आगे है क्योंकि सलमान खान अमूमन राजनेताओं से मुलाकात नहीं करते, यानी पॉलिटिशियनों से उनकी मुलाकात की तस्वीर आप काफी कम देखेंगे, अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीरें भी शेयर की गई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़े संकेत आने वाले दिनों के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि उनकी पार्टी में बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस आकर चुनाव लड़े हैं, तो ऐसे में जब भी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी किसी एक्टर या एक्ट्रेस के साथ में दिखाई देते हैं तो सवाल अपने आप में उठने लगते हैं कि क्या आने वाले दिनों के अंदर कुछ नया देखने को मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी
पार्टी और बीजेपी की सरकार के बीच में सिलेंडर के दाम और किस तरीके से एलपीजी का सब्सिडी भारत के लोगों को मिलता था उस बारे में एक तुलना करते हुए रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो सच्चाई है वो ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो क्रूड ऑयल यानी जिससे पेट्रोल डीजल बनता है दोस्तों, उस तेल की कीमत 30 से $60 हर बैरल को लेकर रेट था, जबकि यूपीए सरकार में $145 पर बैरल का रेट चल रहा था। यानी देखेंगे अगर आप दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी तकरीबन 3 गुना ज्यादा पैसा देकर तेल खरीद रही थी, क्रूड ऑयल खरीद रही थी, क्योंकि दुनिया भर के अंदर सस्ता तेल था ही नहीं। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लोगों को 72 रुपए लीटर तेल उपलब्ध करवाया, लेकिन बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकार के टाइम से 3 गुना सस्ते दाम में तेल खरीदकर तेल का दाम अभी भी 90 से 105 रुपए हुए है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार महंगा खरीद के सस्ता लोगों को उपलब्ध करवाती थी और बीजेपी की सरकार सस्ता खरीदकर लोगों को महंगा तेल बेच रही है और बीच में जमकर पैसा बीजेपी सरकार के खाते में जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यूपीए सरकार के दौरान एलपीजी का सिलेंडर 1241 रुपए का था, लेकिन अगर आपको सब्सिडी वाला सिलेंडर चाहिए तो आपको 600 रुपए का मिल जाता और 6 सिलेंडर सब्सिडी वाले बाद में 9 भी कर दिया गया था। लेकिन बीजेपी सरकार में 900 प्लस का रेट है और सब्सिडी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वो ये कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तकरीबन 9 लाख करोड़ की सब्सिडी देश के लोगों को दे रही थी, जबकि बीजेपी की सरकार ने मात्र 1,70,000 करोड़ रुपए देश की लोगों को, देश की जनता को सब्सिडी दिया। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों कि देश की अर्थव्यवस्था को डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां से कहां लेकर गए और इसके वजह सबसे बड़ा कारण था कि सरकार जनता के लिए काम करती थी, लेकिन आज सब्सिडी वगैरह सब कम कर दिया गया है दोस्तों। और सस्ता तेल खरीदने के बावजूद, यानी रूस से तेल सस्ता खरीदा गया था जैसा आप लोगों ने भी सुना था, लेकिन कितने लोगों को सस्ता तेल मिला इसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि तेल के दाम तो वही है, सस्ता बेशक खरीदे बीजेपी की सरकार, लेकिन लोगों पर टैक्स बढ़ाकर रेट तो वही पहले जैसा ही रहता है। ऐसे में आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने ब्राह्मणों के ऊपर गलत क्वेश्चन पेपर छापने का विरोध किया है दोस्तों। आपको बता दें कि इस हरकत को करीब 17% के आसपास ब्राह्मण जनता को अपमानित करने की साजिश करार देते हुए वो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती और पद उन्नति बोर्ड को तुरंत भंग करना चाहिए। जिसने पेपर बनाया था, पेपर में क्वेश्चन डाला था और क्वेश्चन ब्राह्मण समाज के खिलाफ था दोस्तों। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती और पद उन्नति बोर्ड को तुरंत भंग करने की मांग की गई है। श्रीकांत त्यागी का दल पूरे प्रदेश भर के अंदर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। कुछ मुद्दे समय पर बंजर जमीन के भीतर ही इतने विराट हो जाते हैं कि राजनीति को उनका शरणागत होने पर मजबूर होना पड़ता है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को भी पता है कि जो अभी हाल फिलहाल के अंदर बीजेपी सरकार को लेकर माहौल उत्तर प्रदेश में है कि ब्राह्मण विरोधी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बाद अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा और ब्राह्मण समाज के लोगों का अपमान किया जाएगा तो विरोध भी इसी तरीके से और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका की एक संस्थान ने एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। अमेरिका की सरकारी संस्थान ने ट्रंप सरकार से आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर दी है, प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। इस सरकारी संस्थान का नाम यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस संस्थान ने आरएसएस पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति को जब्त करने और उसके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री से रोकने के लिए बोला जा रहा है। अमेरिका की इस संस्थान का मानना है कि आरएसएस भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है। इस संस्थान का काम अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अमेरिकी संसद को सलाह देना है कि किस तरीके की नीति अपनानी चाहिए दुनिया भर में धर्म की आजादी को लेकर, यानी धार्मिक आजादी बढ़नी चाहिए। इस बारे में क्या फैसले होने चाहिए, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बताता है दोस्तों। ऐसे में क्या ट्रंप सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी जिसे आरएसएस को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी अपडेट से जुड़ी आगे आते रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन बैन करने को लेकर चर्चा केवल इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में भी चलने लगी है। साथ साथ मोदी की मिमिक्री करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। भारत के अंदर अघोषित आपातकाल चल रहा है। आपको बता दें कि ये जो अपडेट आती है, ये अपडेट आती है दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी से जुड़ी हुई, जहां पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अंदर साकेत पुरोहित प्राथमिक शिक्षक, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की, यानी नरेंद्र मोदी के आवाज में अपनी बातें रखी दोस्तों। हालांकि उसमें गाली गलौच नहीं किया गया जो दावा किया गया है, लेकिन ये जो एक्शन हुआ है इस पर अब कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या देश के अंदर अघोषित आपातकाल है कि नरेंद्र मोदी की कोई मिमिक्री करेगा तो उसको सरकारी नौकरी से हटा दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। इतनी मेहनत से लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं और निलंबित कर देना ये अपने आप में गंभीर सवाल को जन्म देता है दोस्तों। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस के सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में एक दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू के जरिए छात्रों की जाति के आधार पर छात्रों को इंटरव्यू से बाहर किया जाता है। विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से पहले फैक्ट चेक करना चाहिए था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
नाम पर कहा कि संस्थान में दाखिल होने वाले छात्रों को मुख्य रूप से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के आधार पर एडमिशन मिलता है और विश्वविद्यालय ने कहा कि अधिकतर जो UG PG के कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। विश्वविद्यालय के बयान में कहा गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का मुख्य रूप से CUT स्कोर के आधार पर एडमिशन होता है, तो इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर राहुल गांधी ये क्या दावा कर रहे हैं? ऐसे में दोस्तों नेता प्रतिपक्ष ने जो बताया उस पर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया और उनके यहाँ इंटरव्यू का तो कोई ज्यादा वैल्यू है भी नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी के गटर गैस वाली थ्योरी को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया जाए, बीजेपी वालों को लाइन पर लाया जाए। दोस्तों देश के अंदर LPG सिलेंडर को लेकर चल रहे किल्लत की चर्चा को लेकर अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों ये कि अलग अलग जगह पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों पहले संजय सिंह आए थे विरोध जताने के लिए, उन्होंने गटर के गैस से चाय बनाने की कोशिश की। बाद में पता चला कि वो थ्योरी काम करती ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी दावा कर रहे थे कि गटर के गैस से चाय बनाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई की महिला नेत्रियों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों को निशाने पर लेते हुए गटर के पास जाकर एक बड़ा सा पतीला लगा दिया पाइप में और गटर में उस पतीले को लगाकर चाय बनाने की कोशिश की। बाद में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कि चाय तो बन नहीं रही, प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे वो बात तो सच नहीं है, गटर के गैस है, यानी प्रधानमंत्री की जो थ्योरी थी वो भी गलत है। तो ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है बीजेपी को निशाने पर लेने से। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर चाबहार के परियोजना को लेकर जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि पुराने प्रोजेक्ट को नया बताकर पेश कर रही है बीजेपी की सरकार। दरअसल जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 1990 के दशक के अंत के आसपास भारत अफगानिस्तान ईरान सहयोग रणनीति के तहत ईरान के चाबहार में बंदरगाह में निवेश किया था, यानी पोर्ट बनाया था। और तेहरान में आयोजित 16वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान भाग लेते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस योजना को नई गति दी और मई 2013 में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने चाबहार में शुरुआती निवेश के लिए $115 मिलियन की मंजूरी दी थी। ये बात याद रखना चाहिए कि ये निर्णय तब लिया गया था जब भारत अक्टूबर 2008 में हस्तांतरित भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा था। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे नहीं थे, बल्कि एटॉमिक डील दोनों पार्टी के बीच में हो रही थी, यानी सिविल न्यूक्लियर डील हो रहा था। और उस समय भी भारत अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि वो ईरान के साथ अपने अच्छे संबंध रखेगा और इसीलिए भारत ने चाबहार पोर्ट पर काफी पैसा लगाया, बंदरगाह में जबरदस्त पैसा लगाया। कांग्रेस नेता कहते हैं कि इसके बाद अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपनी हमेशा की प्रवृत्ति के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह की चाबहार पहल को नए रूप में प्रस्तुत किया। इसे मोदी के दृष्टिकोण का एक हिस्सा बताया गया। 2026-27 के बजट में चाबहार के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया, जो काफी चिंताजनक बात है। आप लोग किस पर क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर संभल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। सीईओ कुलदीप सिंह के बयान को लेकर निशाना साधते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जौनपुर के अंदर कहा कि संभल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। सीईओ कुलदीप सिंह की मां इसे दहेज में लेकर नहीं आई थी, आज मुसलमानों को कमजोर समझा जा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सीईओ संभल को खुजली ज्यादा है, मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हैं। शौकत अली पार्टी की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों AIMIM के नेताओं ने खुलकर संभल के सीईओ के बयान को लेकर नाराजगी जताई है। ऐसे में आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बंगाल को लेकर अब एक के बाद एक फैसले आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों दरअसल बंगाल में चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तो अब बंगाल का पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में चला गया है। यानी प्रशासन में क्या होगा, कौन किस पोस्ट पर होगा, ये सारा फैसला चुनाव आयोग लेता है। दोस्तों ऐसे में अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि ECI ने चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी है नंदिनी चक्रवर्ती, उनको हटाकर उनकी जगह पर दुष्यंत निराला को मैदान में उतारा है। उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है पश्चिम बंगाल का। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है अब, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ही सारे अधिकारियों को कंट्रोल करते हैं और कौन कहां पर काम करेगा और किस स्थिति में काम करेगा ये सब कुछ चीफ सेक्रेटरी तय करते हैं। दोस्तों तो सर्वा होते हैं वो अधिकारियों के तौर पर, अधिकारी के तौर पर। तो ऐसे में अब उनको चुनाव आयोग ने जो नया नियुक्त किया है, नया बनाया है, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का कंट्रोल प्रशासन पर कमजोर होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ दोस्तों PNG कनेक्शन वालों को LPG सिलेंडर छोड़ना होगा। सरकार के नए नियम को लेकर चर्चाएं काफी तेज चल रही है। आपको बता दें कि PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है, सरकार ने लगाई नई रोक है। 15 मार्च को सरकार ने पाइपलाइन वाली जो रसोई गैस है जिसे PNG कहा जाता है, उसका कनेक्शन रखने वाले परिवारों से सब्सिडी वाले LPG कनेक्शन नहीं रखने के लिए बोला है। इस बीच जो चर्चा चल रही है ऊर्जा आपूर्ति को लेकर, यानी पेट्रोल, LNG और LPG को लेकर जो चर्चा चल रही है कि कब तक भारत या फिर दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर इसे लेकर दिक्कतें होंगी। ऐसे में दोस्तों सरकार फैसले ले रही है कि PNG कनेक्शन वाला LPG कनेक्शन नहीं ले सकता और इस तरीके की चर्चाएं लगातार चल रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बोल रही है कि उन्होंने गैस और LNG का उचित मात्रा में प्रबंधन कर रखा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। सवाल यह है कि जब नियम में बार बार बदलाव किए
किए जाएंगे तो फिर आम जनता के बीच में मैसेज तो जाएगा ही कि सरकार के पास जरूर कमी है, इसीलिए बार बार नियम बदल रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमित शाह ने एक बयान देते हुए बता दिया है कि बीजेपी वाले छोटे से छोटे विरोध को और किसी भी तरीके के मामले को देश विरोधी बता देते हैं। यही बड़ा कारण है कि अमित शाह भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान अमित शाह कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत के संसद परिसर के अंदर चाय और पकौड़े खाए, जिससे दुनिया भर के अंदर भारत की बदनामी हो गई। मतलब कुछ भी बोलते हैं दोस्तों, और कुछ भी छोटे छोटे मामले को भी ऐसा बताते हैं जैसे देश विरोधी कुछ बड़ा काम कर दिया हो। अगर आप भी मानते हैं कि देश द्रोह और इस तरीके के जो गंभीर मामले होते थे उनका तो पूरी तरीके से बीजेपी वालों ने सीरियसनेस ही खत्म कर दिया है। यानी संजीदगी के साथ में पहले किसी को देशद्रोही बोला जाता था, लेकिन अब तो दोस्तों सबको देशद्रोही बोल दिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं देशद्रोही जो इतना गंभीर मामला होता था अब उस पर लोगों की सीरियसनेस ही खत्म हो गई है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं तो साथ साथ अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग हो चुका है दोस्तों, यानी कोई उसको सपोर्ट कर नहीं रहा। अब प्राइम मिनिस्टर कनाडा ने एक बड़ा बयान दिया है, यानी कनाडा जो अमेरिका से सटा हुआ देश है दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका और कनाडा में कोई अंतर नहीं है, यानी इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका ही कनाडा को चलाता है और कनाडा अपने हिसाब से फैसला नहीं लेता बल्कि अमेरिका के हिसाब से फैसला लेता है। लेकिन अब उस देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी खुलकर बोल दिया है कि वो ईरान और अमेरिका के किसी दुश्मन पर ऐसे अटैक नहीं करेंगे। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ये कि सीबीआई ने करूर के भगदड़ वाले मामले को लेकर विजय को एक बार फिर से बुलाया दोस्तों। बीते दिन भी वो आए थे, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का ऑफर दिया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री का पोस्ट थालापति विजय को दे दिया जाएगा, 80 सीट दी जाएगी अगर वो एनडीए गठबंधन में आते हैं तो। लेकिन अभी तक तो थालापति विजय बिल्कुल भी बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं है, चाहे बार बार उनको सीबीआई मामले में बुलाती रहे। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।